तो हम क्या बता रहे थे बच्चों, हम बता रहे थे आपको बाइंडिंग एनर्जी के बारे में। तो बाइंडिंग एनर्जी के बारे में क्या क्या बताया था, बाइंडिंग एनर्जी इक्वल्स टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, या फिर चाहिए तो आप ऐसे लिख सकते हैं, बाइंडिंग एनर्जी बी डॉट ई डॉट इक्वल्स टू डेल्टा एम का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा एम इक्वल्स टू जेड टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू सी स्क्वायर। ये क्या था, ये था बाइंडिंग एनर्जी। सही बच्चे, हाँ या ना, सही बच्चे, हाँ या ना, यस और नो बता देंगे। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। अब चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। नेक्स्ट टॉपिक इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। नेक्स्ट टॉपिक इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिनोटेड बाई बीई बाई ए, बीई बाई ए। ठीक है, इसमें लिखिएगा, इसमें लिखिएगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन नाम से क्लियर है कि जो अपना बाइंडिंग एनर्जी का वैल्यू आया था ना, क्या आया था, जेड टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन इनटू सी स्क्वायर। इसको अपने को डिवाइड करना है किससे, नंबर ऑफ न्यूक्लियन से। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बाइंडिंग एनर्जी फॉर न्यूक्लियन। अब समझिए दोनों का सिग्निफिकेंस क्या हो। तो एक और यहाँ पे नोट देके पॉइंट लिखेंगे, नोट स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी of a nucleus, stability of a nucleus is defined by binding energy per nucleon. Stability of a nucleus is defined by binding energy per nucleon. यानी जितना ही ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होगा उतना ही ज्यादा एक न्यूक्लियस क्या होगा बच्चों, स्टेबल होगा। ध्यान रखिएगा, अक्सर लोगों में कंफ्यूजन बना रहता है कि अगर बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगा तो न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल नहीं हो सकता है क्या। तो ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी हम नहीं बता सकते हैं कि कोई भी न्यूक्लियस स्टेबल है या नहीं है। जैसे मान लो अपने पास दो न्यूक्लियस है, दिस इज न्यूक्लियस ए एंड दिस इज न्यूक्लियस बी। ठीक है, जो न्यूक्लियस ए है बच्चों, इसका बाइंडिंग एनर्जी है, इसका बाइंडिंग एनर्जी है 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 50 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो दूसरा एनर्जी है, दूसरा वाला जो न्यूक्लियस है, इसका बाइंडिंग एनर्जी है मान लीजिए 70 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अब मैं आपसे पूछूं कि दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा न्यूक्लियस है, ये बताइए। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा वी कैन नॉट से। हम सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी देख करके नहीं बता सकते हैं कि कौन सा न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल है। स्टेबिलिटी विल डिपेंड ऑन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। मान लीजिए जो पहला वाला न्यूक्लियस था, इसका एटॉमिक मासेज था या मास नंबर था कितना, 10। और जो दूसरा वाला न्यूक्लियस था, इसका मास नंबर था मान लीजिए 20। ठीक है, तो इसके लिए फर्स्ट केस के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50/10 यानी 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और दूसरे वाले के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना हो जाएगा, दिस विल बी 70/20, तो ये कितना हो जाएगा 3.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए कि ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसका है, ए का है, तो ए इज मोर स्टेबल देन बी। क्या है, ए इज मोर स्टेबल देन बी। ऑल्दो ए का बाइंडिंग एनर्जी कम था, लेकिन स्टेबिलिटी ए का क्या है, ज्यादा है। तो ध्यान रखिएगा, स्टेबिलिटी डू नॉट डिपेंड ऑन बाइंडिंग एनर्जी, इट डिपेंड्स ऑन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बिल्कुल वैसे ही जैसे मान लो दो फैमिली है, दिस इज फैमिली ए, दिस इज फैमिली ए एंड दिस इज फैमिली बी। ये दो फैमिली है, जो फैमिली ए है इसका मान लीजिए मंथली इनकम है 1 लाख रुपीज, और फैमिली बी जो है इसका मान लीजिए मंथली इनकम है 60,000 रुपीज। ठीक है, लेकिन फैमिली ए में मान लीजिए 10 लोग हैं और फैमिली बी में मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ 3 ही लोग हैं। ठीक है, तो पर पर्सन कितना इसमें इनकम आ रहा है, पर पर्सन यहाँ पे इनकम आ रहा है 10,000, और इसमें पर पर्सन कितना इनकम आ रहा है, इसमें आ रहा है 20,000। तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज मोर स्टेबल फैमिली देन दिस फैमिली। क्लियर है ना, सबको समझ में आ रहा है ना, एवरीवन, हाँ या ना। व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी फॉर न्यूक्लियन और इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, न्यूक्लियस के स्टेबिलिटी में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगला टॉपिक आते हैं, अगला टॉपिक बच्चों, ये सभी बच्चों बहुत ही
क्रिटिकल टॉपिक अब चालू हो गए अपने, बार बार इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो लिखिए बाइंडिंग एनर्जी कर्व, बाइंडिंग एनर्जी कर्व या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व। अब ये कर्व देखिए, एक ग्राफ है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप लोग एनसीईआरटी से भी इस वाले ग्राफ को देख सकते हैं। वाई एक्सिस पे क्या लिया है, वाई एक्सिस पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लिया है, वाई एक्सिस पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लिया है, और एक्स एक्सिस पे क्या लिया है, एक्स एक्सिस पे लिया है मास नंबर ए लिया है, ठीक है। और इसका ग्राफ जो है ना, ग्राफ बच्चों ऐसा ग्राफ आता है, आप लोग एनसीईआरटी में इसको देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, ऐसा ग्राफ आता है, ठीक है। ये वाला ग्राफ जरा प्लॉट कर लीजिएगा। यहाँ पे होता है सबसे टॉप पे क्या होता है, एफई, एफई 2656 यहाँ पे होता है लिथियम, यहाँ पे होता है हीलियम, यहाँ पे होता है हीलियम He, ठीक है। अब देखिए इस ग्राफ में क्या नोटिस किया जाता है, तो ग्राफ में ये नोटिस किया जाता है कि अगर न्यूक्लियस बहुत छोटे हैं, बच्चों देखिए ध्यान से, अगर न्यूक्लियस बहुत छोटे हैं या न्यूक्लियस बहुत बड़े हैं, पहले हमने क्या किया, पहले हमने इस पूरे रीजन को 3 पार्ट में ब्रेक कर दिया। ये फर्स्ट वाला रीजन हो गया, ये सेकेंड वाला रीजन हो गया, और ये थर्ड वाला रीजन हो गया। इसमें बहुत कुछ लिखा था, लिखाऊंगा नहीं, आप समझ लीजिए, आपका काम बन जाएगा। तो आप देखिए कि फर्स्ट रीजन के जितने भी न्यूक्लियस है ना, ये सभी छोटे हैं, इनका ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू लेस है। जब ए का वैल्यू लेस है तो ये सभी छोटे न्यूक्लियस है, और इनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी क्या है, बहुत ही लेस है। जब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इनका बहुत लेस है तो ये क्या करेंगे, ये भी अपना स्टेबिलिटी गेन करना चाहेंगे। सिमिलरली इस थर्ड वाले पार्ट की हम बात करेंगे, थर्ड वाले पार्ट में ए का वैल्यू बहुत ज्यादा है, और जब ए का वैल्यू बहुत ज्यादा है तो फिर से ग्राफ नीचे आ रहा है, और ग्राफ नीचे आ रहा है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, दिस इज इंडिकेटिंग दैट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इधर की तरफ क्या है, इधर की तरफ भी बहुत कम है। जबकि जो बीच वाला पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों मॉडरेट न्यूक्लियाई, दिस इज मॉडरेट न्यूक्लियाई। मॉडरेट न्यूक्लियाई के लिए हम क्या देख रहे हैं, फॉर मॉडरेट न्यूक्लियाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है, बहुत ही ज्यादा है, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखिए क्या कि मॉडरेट न्यूक्लियाई आर मच मोर स्टेबल देन स्मॉलर एंड लार्जर न्यूक्लियाई, ठीक है। ये छोटे वाले जो है इनका भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है, बड़े वाले जो है इनका भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है, तो ये भी लेस स्टेबल है, ये भी लेस स्टेबल है, दिस इज मोस्ट स्टेबल, ठीक है। अब स्टेबिलिटी हर एक कोई क्या चाहता है, हर एक कोई चाहता है स्टेबिलिटी गेन करना। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए जो छोटे वाले न्यूक्लियस हैं, ये दो मान लो दो छोटे छोटे न्यूक्लियस मिलेंगे, तो उनका मास क्या होगा, मास बढ़ेगा। जब उनका मास बढ़ेगा तो वो स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, मॉडरेट की तरफ बढ़ रहे हैं, और इस ढंग से वो अपने स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। इसको बोलते हैं बच्चों न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। सिमिलरली अगर एक कोई बहुत बड़ा न्यूक्लियस है, वो भी चाहता है खुद को स्टेबल करना है, स्टेबल करने के लिए उसको मॉडरेट होना पड़ेगा। मॉडरेट होने के लिए क्या करेगा, वो अपने मास को डिक्रीज करेगा। मास को डिक्रीज करने के लिए हो सकता है वो दो न्यूक्लियस में टूट जाए, और जो दो न्यूक्लियस डॉटर बनेंगे वो मॉडरेट न्यूक्लियाई बनेंगे, वो ज्यादा स्टेबल होंगे। तो दिस प्रोसेस ऑफ गेनिंग स्टेबिलिटी इज कॉल्ड, दिस प्रोसेस ऑफ गेनिंग स्टेबिलिटी इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। समझ में आ रहा है सबको, इधर ये न्यूक्लियर फ्यूजन से अपना स्टेबिलिटी गेन करने की कोशिश करेगा, ये न्यूक्लियर फिजन से अपना स्टेबिलिटी गेन करने की कोशिश करेगा। और एक और तरीका होता है टू गेन स्टेबिलिटी, दैट इज रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है कि जो बहुत हेवी न्यूक्लियस होते हैं ना, वो धीरे धीरे अपना मास कम करते हैं। कैसे मास कम करते हैं, तो अपने अंदर से छोटे छोटे पार्टिकल्स को थ्रो करने लगेंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स को थ्रो करेंगे और धीरे धीरे अपने स्टेबिलिटी को गेन करेंगे। इस ढंग से जो स्टेबिलिटी गेन करने का प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। सही बच्चे बताएंगे, यहाँ तक हाँ या ना, क्लियर है क्या सबको ये, एवरीवन, वेरी गुड। तो इसमें पॉइंट वाइज दो तीन चीजें लिख लीजिए, दो तीन बातें लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट, सम न्यूक्लियाई विथ मास नंबर, सम न्यूक्लियाई विथ मास नंबर लेस देन 20, some nuclei with mass number less than 20
have large binding energy per nucleon, have large binding energy per nucleon, have large binding energy per nucleon. Example, helium, beryllium, carbon, oxygen एंड नियोन। ठीक है, ये एक्सेप्शन है बच्चों, ये छोटे छोटे बहुत सारे छोटे छोटे न्यूक्लियस हैं, लेकिन उसमें से छोटे वाले सभी अनस्टेबल नहीं होते हैं, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी स्टेबल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मैक्सिमम फॉर आयरन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मैक्सिमम for iron, Fe5626, and this is equal to 8.8 mega electron volt, and this is equal to 8.8 mega electron volt. Okay everyone, आया ना? सही बच्चे बता देंगे? वेरी गुड, वेरी गुड। अब चलिए कुछ कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स देखते हैं, सम कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स। ठीक है, मान लीजिए कोई एक रिएक्शन दिया हुआ है जिसमें ए जो है वो ब्रेक हो रहा है बी प्लस सी में। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में बच्चों एक चीज तो रिलीज होता ही है, ए जो है अगर बी और सी में ब्रेक हो रहा है तो यहाँ पे एनर्जी भी रिलीज होगा। एनर्जी किसके फॉर्म में रिलीज होगा? तो एनर्जी रिलीज होगा इन फॉर्म ऑफ क्यू वैल्यू। इन फॉर्म ऑफ क्यू वैल्यू क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगा। और अपने को दिया हुआ है क्या? m1 इक्वल्स टू रेस्ट मास ऑफ ए, m2 is equal to rest mass of B, and M3 is equal to rest mass of C. Okay everyone, तो यहां पे in this process energy released इसको हम लोग Q वैल्यू भी बोलते हैं, और Q वैल्यू is equal to mass of reactant minus mass of product into C square। मतलब आप क्या बोल सकते हैं? आप बोल सकते हैं कि Q वैल्यू जो यहाँ पे होगा दिस विल बी इक्वल टू m1 माइनस m2 प्लस m3 into C square, और m1 minus m2 minus m3 into C square। This is Q value, मतलब समझिए, अगर बच्चों ये रिएक्शन हो रहा है, न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है, तो कहीं पे भी न्यूक्लियर रिएक्शन में there must be some loss of mass और gain of mass। ठीक है, तो यहाँ पे लॉस ऑफ मास होगा, ए खुद को बी और सी में कन्वर्ट कर रहा है, तो ए का जो मास था वो था m1, बी का मास है m2 और सी का मास है कितना? m3। अब न्यूक्लियर रिएक्शन है तो मास का तो लॉस होगा, तो ए का जो मास होता है ना वो बी प्लस सी के कंबाइंड मास से थोड़ा सा कम होता है। अब ये मास जो यहाँ पे लॉस हो गया है वो मास कहाँ गया? तो मास एनर्जी के फॉर्म में निकल गया, उसको हम लोग बोलते हैं क्यू वैल्यू। तो क्यू वैल्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा? क्यू वैल्यू इक्वल्स टू, आइंस्टीन का रिलेशन क्या था? E इक्वल्स टू m इंटू सी स्क्वायर, m फॉर मास डिफेक्ट या फिर लॉस ऑफ मास, दैट इज मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इंटू सी स्क्वायर। सही बच्चे, हाँ या ना? रेज योर हैंड। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट लिखिए, सेकेंड कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, अगेन मान लीजिए कोई एक रिएक्शन हो रहा है जिसमें ए जो है वो बी प्लस सी में ब्रेक हो रहा है, और साथ ही साथ ये क्या कर रहा है? साथ ही साथ ये एनर्जी भी रिलीज कर रहा है। ठीक है, एनर्जी कैसे रिलीज कर रहा है? इन फॉर्म ऑफ क्यू वैल्यू, ये एनर्जी रिलीज कर रहा है। ठीक है, और अपने को क्या दिया हुआ है? अपने को दिया हुआ है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए इज इक्वल टू E1, बाइंडिंग एनर्जी
ऑफ बी इज इक्वल टू E2, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सी इज इक्वल टू E3। ये सभी अपने को मान लीजिए बच्चों क्या दिए हुए हैं, वैल्यू दिए हुए हैं, ठीक है, E1 E2 E3। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है क्या कि क्यू वैल्यू जो होता है ना, क्यू वैल्यू इज इक्वल टू E2 प्लस E3 माइनस E1, E2 प्लस E3 माइनस E1, दैट इज Q वैल्यू इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। बहुत सारे लोग इसमें गलती कर देते हैं, दोनों में डिफरेंस है। अगर देखिए ध्यान से, अगर आपको मास के फॉर्म में दिया हुआ है तो हम अलग ढंग से वर्क कर रहे हैं, अगर बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्म में दिया हुआ है तो हम अलग ढंग से वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे मास के फॉर्म में दिया हुआ था, मास ऑफ ए, मास ऑफ बी, मास ऑफ सी, तो हम क्या कर रहे थे, रिएक्टेंट का मास माइनस प्रोडक्ट का मास इंटू सी स्क्वायर। यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बी, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सी, बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्म में जब दिया हुआ है तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ये गलती एग्जाम में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। बाइंडिंग एनर्जी के केस में क्या करते हैं, उल्टा काम करते हैं, जब मास दिया हुआ है तो उसके केस में क्या करते हैं, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है एवरीवन, हाँ या ना। वेरी गुड। इससे बच्चों आप लोगों को मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। आप लोग को लग रहा होगा कि सर इस पे क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करा नहीं रहे हैं, सिर्फ पढ़ाते जा रहे हैं, तो पहले पढ़ लेते हैं, इसका हम लोग क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। अब देखिए क्या, इसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, यहां पे याद रखिए क्या, इफ क्यू वैल्यू इज इक्वल टू पॉजिटिव देन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंड if Q value is equal to negative then एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर Q वैल्यू बच्चों पॉजिटिव है तो रिएक्शन कैसा होगा, रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा, और अगर Q वैल्यू नेगेटिव है तो रिएक्शन कैसा होगा, रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा। ओके, हाँ या ना। सही बच्चे, रेज योर हैंड अगर यहां तक क्लियर है तो। वेरी गुड, वेरी गुड। अब चलिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। अभी बच्चों 10 मिनट और लेक्चर लूंगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। सबसे पहले लिखेंगे अल्फा डीके, अल्फा डीके लिखिए, अल्फा डीके। अब अल्फा डीके में देखिए क्या होता है, कि मान लीजिए ये कोई एक एलिमेंट है जिसका न्यूक्लियस को X सिंबल से डिनोट कर रहे हैं, एटॉमिक नंबर Z है, मास नंबर ये अगर बच्चों अल्फा डीके कर रहा है और अल्फा डीके के बाद खुद को Y में कन्वर्ट कर रहा है, तो ये रहेगा, और खुद को ये Y में कन्वर्ट कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या होगा। अल्फा डीके में हीलियम का न्यूक्लियस निकलता है, हीलियम का न्यूक्लियस रिलीज होता है, तो हीलियम का कितना होता है, अल्फा पार्टिकल किसको बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल बच्चों लोग बोलते हैं He++ को, हीलियम के न्यूक्लियस को अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। तो अगर अल्फा डीके हो रहा है मतलब हीलियम का न्यूक्लियस निकला है। अब यहाँ पे अगर बच्चों हीलियम का न्यूक्लियस निकला है तो आप खुद सोचिए, इसका मास नंबर 4 है, इसका A था, तो किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में टोटल मास नंबर एंड टोटल एटॉमिक नंबर शुड बी कंजर्व्ड। जितना LHS में उतना RHS में भी होगा। ए में कितना है, LHS में कितना है, LHS में मास नंबर A है,
तो RHS में भी ए ही होगा। इसके पास अगर 4 है तो इसके पास कितना होगा, इसके पास होगा A-4। RHS में अगर Z है तो LHS में अगर Z है तो RHS में भी Z ही होगा। इसके पास Z था, 2 इसके पास चला गया तो इसके पास कितना बचेगा, Z-2। और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ एनर्जी रिलीज होगा इन फॉर्म ऑफ Q वैल्यू। तो सबसे पहले एक ये रिलेशन लिख लीजिए। नोट हो गया क्या रिलेशन? अब इसमें पॉइंट वाइज लिखते चलिए। इन अल्फा डीके लिखने की जरूरत नहीं है, छोड़ो, लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वही बातें क्या लिखा हूं, आपको इतना ध्यान रहना चाहिए कि अल्फा डीके में क्या होता है, एटॉमिक मास 4 से डिक्रीज होता है, एटॉमिक नंबर 2 से डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, दूसरा डीके अपने को जो पढ़ना है सेकेंड डीके, दैट इज बीटा डीके। इसका नोट भी भेज दूंगा। बीटा डीके, बीटा डीके बच्चों दो तरह का होता है। बीटा डीके दो तरह का होता है। पहला बीटा माइनस डीके, बीटा माइनस डीके। अब देखिए बीटा माइनस डीके में क्या होता है। बीटा माइनस डीके में पहले इसका रिएक्शन देखिए। मान लीजिए कोई एक एलिमेंट है एक्स, कोई एक एलिमेंट है एक्स जिसका एटॉमिक नंबर Z है, मास नंबर A है। ये बीटा माइनस डीके परफॉर्म कर रहा है। बीटा माइनस डीके में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है सो बाहर निकलता है न्यूक्लियस के अंदर से। अब न्यूक्लियस के अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है तो देखिए इसमें होता क्या है, न्यूक्लियस के पास क्या था, प्रोटॉन्स थे, और क्या था, और न्यूट्रॉन्स था। तो बच्चों अगर किसी न्यूक्लियस के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बहुत ज्यादा है, तो वो क्या करता है, टू इंप्रूव इट्स स्टेबिलिटी, वो अपने कुछ न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट कर देता है। अब जब वो न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट करेगा, न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट करेगा, तो अपने को ध्यान रखना है यहाँ पे चार्ज बैलेंस करना पड़ेगा। तो न्यूट्रॉन के पास चार्ज क्या था, 0, तो बाहर RHS में चार्ज 0 होगा, तो प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब देखिए अब दोनों का नेट चार्ज क्या हो गया, नेट चार्ज 0 हो गया। साथ ही साथ यहाँ पे स्पिन को बैलेंस करने के लिए एक और पार्टिकल निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिनो। इसको बोलते हैं न्यूट्रिनो। ठीक है, तो पहले इसका रिएक्शन लिखिए फिर इसको अच्छे से समझाता हूँ, इसमें बहुत कुछ लिखाना पड़ेगा अपने। तो ZA कोई एलिमेंट था, इसने बीटा माइनस डीके किया। बीटा माइनस डीके के बाद क्या निकला, एक तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, दिस इज टू बैलेंस चार्ज, और एक निकलेगा न्यूट्रिनो, दिस इज टू बैलेंस स्पिन, दिस इज टू बैलेंस स्पिन। साथ ही साथ बच्चों x जो है मान लो खुद को किस में कन्वर्ट कर दिया, y में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए बीटा माइनस डीके हुआ कब, तो बीटा माइनस डीके तब हुआ जब न्यूट्रॉन ने खुद को प्रोटॉन में कन्वर्ट किया है। तो मैं आपसे पूछूं कि आफ्टर बीटा माइनस डीके नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, तो आपका आंसर क्या होगा, बीटा माइनस डीके के बाद नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है। न्यूट्रॉन ने खुद को प्रोटॉन में कन्वर्ट किया है ना, मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हुआ है। एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू होता है एटॉमिक नंबर, यानी Z का वैल्यू क्या होगा, Z का वैल्यू 1 से इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन मास नंबर क्या होगा, मास नंबर उतना ही रहेगा, क्योंकि एक प्रोटॉन बढ़ा है तो एक न्यूट्रॉन कम भी हुआ है, यानी दोनों का एडिशन अभी भी क्या है, उतना ही। और साथ ही साथ क्या होगा, साथ ही साथ Q वैल्यू भी रिलीज होगा। तो पहले ये वाला रिएक्शन आप लिख लीजिए, बीटा माइनस डीके का पहले ये वाला रिएक्शन लिख लीजिए। लिख करके बताइएगा। Z+1 कैसे हो, फिर से बताइए। क्या बोल रहे, फिर से बोलिए। Z+1 कैसे हुआ, फिर से बताइए। Z+1 कैसे हुआ, देखो इसमें क्या हुआ है, न्यूट्रॉन था, न्यूट्रॉन ने खुद को किसमें कन्वर्ट किया, प्रोटॉन में। इसके लिए चार्ज बैलेंस करने के लिए उसने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, और स्पिन बैलेंस करने के लिए एक न्यूट्रिनो निकला। ठीक है, साथ ही साथ क्या आया, साथ ही साथ आया Q वैल्यू। ये अपना ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। तो आप इसमें देखिए क्या, पहले जितना भी प्रोटॉन था अब उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो गया, बढ़ गया है ना। Z क्या होता है, Z तो नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। तो जब X था तो X के पास Z प्रोटॉन था,
और अभी न्यूट्रॉन ने खुद को एक प्रोटॉन में कन्वर्ट कर दिया है, तो जेड का वैल्यू 1 से बढ़ गया क्योंकि प्रोटॉन का नंबर बढ़ गया। समझ में आ रहा है क्या ये? क्लियर, हाँ या ना? हाँ सर। स्टूडेंट बता दीजिए। ओके, वेरी गुड। अब देखिए इसमें इसमें क्या क्या ध्यान रखना है आपको। आपको ध्यान रखना है जो न्यू है, दिस इज कॉल्ड एंटी न्यूट्रिनो, दिस इज कॉल्ड एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। इसके बारे में कुछ कुछ पॉइंट्स लिख दीजिए। इसका चार्ज क्या होता है? 0 होता है, चार्ज इक्वल्स टू 0। रेस्ट मास भी इसका क्या होता है? रेस्ट मास इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0। इसका जो मूविंग मास होता है बच्चों, एंटी न्यूट्रिनो का जो मूविंग मास होता है, मूविंग मास इज लेस देन 7/c², 7/c² मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये रट लेना है, ठीक है। वेरी, इसका इंटरेक्शन विथ मैटर क्या होता है? बहुत ही कमजोर होता है, वेरी वीक इंटरेक्शन विथ मैटर होता है, वेरी वीक इंटरेक्शन विथ मैटर होता है इसका, ठीक है। तो इसमें पॉइंट वाइज आप लिखते चलिए, पहले ये सारी बातें लिख लीजिए, उसका पॉइंट वाइज लिखते चलेंगे बीटा माइनस डीके के बारे में। आज बस इसी को बीटा माइनस को कंप्लीट करेंगे, उसका लेक्चर क्लोज किया जाएगा, ठीक है ना। बीटा प्लस कल पढ़ाऊंगा। तो लिखिए बीटा माइनस में, बीटा माइनस डीके टेक्स प्लेस इन दोज न्यूक्लियाई, बीटा माइनस डीके टेक्स प्लेस इन दोज न्यूक्लियाई in which number of beta minus decay takes place in those nuclei in which number of neutrons are very much larger than number of protons. Number of neutrons are very much larger than number of protons. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है? ज्यादा है नंबर ऑफ प्रोटॉन से, तभी तो न्यूट्रॉन ने खुद को कन्वर्ट किया प्रोटॉन में। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, इन बीटा माइनस डीके, in beta minus decay neutron converts itself into proton, in beta minus decay neutron converts itself into proton, neutron converts itself into proton. थर्ड पॉइंट लिखेंगे, in beta minus decay, in beta minus decay atomic number is increased by 1, in beta minus decay atomic number is increased by 1, in beta minus decay atomic number is increased by 1. Next point, to balance charge electron is emitted, to balance charge electron is emitted, and to balance spin anti-neutrino is emitted, and to balance spin anti-neutrino is emitted. To balance charge electron is emitted, and to balance spin anti-neutrino is emitted. Okay everyone, Hayana? सर लास्ट पॉइंट एक बार रिपीट करना। To balance charge electron is emitted, to balance charge electron is emitted, and to balance spin anti-neutrino is emitted. एक और पॉइंट लिख लीजिए, if only beta decay is mentioned in question, then take it as beta minus decay. बहुत बार बच्चों क्या होता है, दो तरह का बीटा डीके में बताया ना आपको, दो तरह का होता है, एक होता है बीटा माइनस, दूसरा होता है बीटा प्लस। बीटा प्लस यही बताना बाकी है। तो बहुत बार क्वेश्चन में क्या बोलता है, डायरेक्ट बीटा डीके लिख देता है, तो वहां पे लोगों के अंदर कंफ्यूजन होता है कि उसको बीटा माइनस ले या बीटा प्लस ले। तो अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है तो आप उसको बीटा माइनस लीजिए, ठीक है। अगर ऑलरेडी बोल रहे हुए हैं कि बीटा माइनस है या बीटा प्लस है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन इफ नो इंफॉर्मेशन इज गिवन देन टेक दैट एज बीटा माइनस डीके। ओके एवरीवन, हाँ या ना बताइए। अब देखो आज मैं आप लोगों को इसका कुछ थ्योरेटिकल इसका नोट्स भी भेजूंगा, थ्योरी नोट्स भी भेजूंगा, थ्योरी नोट्स भी भेजूंगा किसका, न्यूक्लियस का, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है। थ्योरी अगर वाइज देखें तो बहुत बड़ा चैप्टर है, उतना बच्चों पढ़ाना जो है ना पॉसिबल नहीं है। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिर्फ मैं वही बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आपको उसको एक बार रीड कर लेना है, उस नोट्स को रीड कर लेना है,
और आपको लगेगा उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट तो उसको आप टैग कर लीजिएगा अपने इस वाले नोट्स में, ठीक है। 2 लेक्चर के बाद इस चैप्टर को हम लोग खत्म करेंगे, 2 लेक्चर और रहेंगे इसमें। रेडियो एक्टिविटी एक बड़ा पार्ट होता है, उसको पढ़ाना पड़ेगा। दिस इज ऑल फॉर टुडे। मन लगा के पढ़ते रहिए। आज जरूर असाइनमेंट कर लीजिएगा, कौन सा, मैटर वेव का। बाय बाय।